देखो समास, कितने सारे क्लास बिगाड़े, मंडे ट्यूसडे दोनों, दो क्लास बिगाड़े और आज एक तीसरा, तो भी हम वहीं के वहीं रहे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ 2 क्लास का भी। अक्सर लास्ट 10 मिनट्स में वीडियो करना है, अभी नहीं, अभी मैं सिर्फ इतना रिवाइज कर लूँ चैप्टर, बराबर। समास, समास की बात आती है तो जहाँ पे हम बात करें तो कुछ उदाहरण हमें यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि उन उदाहरणों में बात कही गई है कि कुछ ऐसे वाक्यों की और ऐसे शब्दों की, कुछ वाक्य दिए हैं तो कुछ शब्द दिए हैं। जैसे कि हाथ के लिए घड़ी, तो उसको कहा जाता है हाथ घड़ी। महान है जो राजा, उसको कहा जाता है महाराजा। तो ऐसे वाक्यों के साथ ऐसे जुड़े हुए शब्दों, यहाँ एक से अधिक शब्दों को लिया गया है और अनेक शब्दों के बाद उनको एक ही शब्द में परिवर्तन किया गया है। जैसे कि यहाँ पे हमें बताया गया है कि यहाँ से एक से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया गया है, यानी ये बहुत सारे शब्द हैं। बहुत सारे शब्द में भी उसी बात को कही गई है जो एक शब्द में कही गई है। कहने का मतलब ये है कि जो लॉन्ग सेंटेंस में बात कही गई है वो ही वन वर्ड में बात कही गई है। दोनों का कहने का तरीका एक जैसा ही है, लेकिन एक ने घुमा फिरा कर वही बात बोली और दूसरे ने उसी चीज़ को बड़े आसानी से एक ही बार में बोल दिया। दोनों के अर्थ एक ही निकलते हैं। एक घुमा फिरा के बोल रहा है, एक बड़ी बात बता रहा है, तो दूसरा उसको छोटे फॉर्म में बता रहा है। दो शब्दों के प्रयुक्त में योजक शब्दों का प्रयोग होता है। अब मैं यहाँ पे वो एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि योजक किसे कहते हैं, काफ़ी बार कर दिया, आगे भी 2 क्लास में बता दिया है। का, तथा और, को, में, व आदि को हटाकर उन्हें एक किया जाता है, तब इनको योजक कहा जाता है। योजक शब्द भी आ सकते हैं, योजक चिन्ह भी आ सकते हैं, विभक्ति भी आ सकती है, इसको हम विभक्ति भी कह सकते हैं। यहाँ शब्दों को संक्षिप्त करके एक शब्द बना दिया गया है, ये विशेष अर्थ देता है। संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटा करना, उसकी प्रक्रिया जो है, उसको लिखने की प्रक्रिया जो है उसको छोटा करना। प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे? प्रश्न अगर आपको लंबा वाक्य दिया है तो आपको शॉर्ट फॉर्म बताना है, आपको शॉर्ट फॉर्म बताया है तो आपको बड़ा वाला वाक्य बनाना है, बस उस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ शब्दों को संक्षिप्त किया गया है, यानी उनका छोटा रूप दिया गया है, छोटा बनाया गया है, उसे समास कहते हैं। परिभाषा से जानेंगे। जैसे कि परिभाषा हमें दी है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी 2 से 2 अधिक शब्द है, कहाँ पर है? तो आप देखोगे कि यहाँ पे कोई एक शब्द नहीं दिया गया, यहाँ पे एक से अधिक शब्द दिए गए हैं, इसीलिए इसको वाक्य का रूप दिया जाएगा। जबकि उसी बड़े वाक्य का अर्थ को बताया गया उसी शब्द के रूप में, तो उसको हम शब्द कहेंगे। तो वर्ण अलग चीज है, वाक्य अलग चीज है, शब्द अलग चीज है, तो तीनों को अलग अलग रूप यहाँ पे दिए गए हैं। उनके बीच जो आती है वो वर्णों के रूप में भी विभक्ति आती है, योजक आता है, या तो फिर चिन्हों के रूप में आता है। परिभाषा से जानेंगे। हाँ, परिभाषा से जानेंगे कि समाज शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करने की प्रक्रिया, यानी छोटा करने की प्रक्रिया। 2 शब्दों का मेल समास कहलाता है। कोई भी 2 शब्द जब मिल जाते हैं तो उसको समास कहते हैं। किस तरीके से मिलेंगे? देखो यहाँ पे, अरे यार, एक तो ये ग्रुप के मैसेज, एक है हाथ और दूसरी है घड़ी। हाथ एक शब्द हुआ, घड़ी दूसरा शब्द हुआ। इन दोनों के बीच के लिए वो विभक्ति है,
या तो योजक शब्द समझ लो, विभक्ति लगी है, विभक्ति को जब हटाया जाता है उसको कट किया जाता है और हाथ और घड़ी को साथ में लिखा गया तो हमारा नया शब्द मिला हाथ घड़ी। ठीक है, तो दो शब्द हुए, उसी चीज को उन्होंने यहाँ पे बताया। उन्होंने बोला कि दो शब्दों के मेल से समास कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्द बने, यानी हाथ भी मिला एक शब्द, घड़ी भी हुआ दूसरा शब्द, इन दोनों को जोड़ा गया, शब्द बना हाथ घड़ी। तो परिभाषा क्लियर। समास शब्दों का अर्थ संक्षिप्त करने की प्रक्रिया यानी छोटा, दो शब्दों का मेल यानी समास कहलाता है। इसमें दो शब्दों के बीच के विभक्ति भी आती है, योजक चिन्ह भी आता है और योजक शब्द भी आता है, याद रखना, भले यहाँ पे लिखा हो या ना लिखा हो। योजक चिन्हों को हटाकर एक शब्द बना दिया जाता है, जो हमें परिवर्तन होकर मिला गया शब्द मिलता है। एक शब्द बन जाने पर यह विशेष अर्थ प्रकट करता है। विशेष अर्थ प्रकट करना यानी एक चीज को उदाहरण के आधार पर हम समझे, तो उदाहरण दिया है यहाँ पे दशानन, दस है आनन यानी मुख जिसके अर्थात रावण। एक ही इंसान पूरी पृथ्वी पे हो गया जो 10 सिर का माना जाता है और उसको हम रावण के नाम से पुकारते हैं और रावण के नाम से पुकारते हैं और उसी को हम दशानन भी कहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है कि 10 है आनन, जिसके वो कौन, तो रावण या तो दशानन। ठीक है, एक शब्द बन जाने पर एक विशेष अर्थ मिल जाता है। तो जब हमें ये दिया जाता है तो हमें विशेष शब्द ढूंढना है और विशेष शब्द दिया जाता है तो हमें विशेष वाक्य ढूंढना है। यहाँ पर दशानन शब्द को छोटा करने की प्रक्रिया यानी संक्षिप्तकरण द्वारा बनाया गया है। यहाँ सामासिक प्रक्रिया को अपनाया गया है, यानी समस्त पद कहते हैं। जब समास बनने की प्रक्रिया यानी जो नया शब्द बनता है, ये नया शब्द बनने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं समस्त पद। समस्त पद यानी कैसा पद, तो जैसे कि मैंने उस दिन राशि को ऋत्वी को उन दोनों को पूछा था, तो उन्होंने समस्त पद के लिए बताया गया कि रात ही रात में ही एक विभक्ति है। इन शब्दों को संक्षिप्त करके लिखा गया रातों रात, उसको सामासिक पद बना है या बना दिया गया है या बन गया है। तो रातों रात, रात ही रात, दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो दी गई विभक्ति है या दिया गया योजक शब्द है, बस हमें उनको हटाना है और कुछ चीजें जैसे कि कुछ वर्णों को, कुछ वर्ण तो नहीं आएंगे लेकिन मात्रा जरूर आएगी, मात्राओं का बदलना, मात्राओं का आना, मात्राओं का अंदर परिवर्तन होना, वो जरूर रहेगा जब आपका परिवर्तन होकर शब्द बनता है उसके अंदर। जैसे रात ही रात, तो रात, इसमें रा में आ की मात्रा है, लेकिन यहाँ पे शब्द में परिवर्तन हुआ रातों रात, यानी आ की मात्रा के साथ ओ की मात्रा का भी आना रहा। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब कोई आप शब्द बनाते हो तो रात ही रात यानी रात रात नहीं लिख सकते। रात रात के लिए तो वाक्य वो बनेगा कि रात रात भर जाग कर मैंने अपना कार्य पूरा किया, वो ऐसा बन जाएगा। पर इसको समझना है पहले, रात ही रात में कोई सेंटेंस जोड़ो, अपने हिसाब से उसको ले जाओ कि रात ही रात में मैंने मेरा काम पूरा कर लिया, रातों रात खत्म कर दिया, या रातों रात खाली कर दिया, या रातों रात हॉस्पिटल जाना पड़ा, वॉटेवर जो भी। परिभाषा से
समस्त पद कम से कम दो पदों से मिलकर बनता है। समस्त पद के अंदर दो पदों का समावेश होता है। समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद यानी पहला पद कहा जाता है। दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। उत्तर यानी बाद का दूसरा पद। जैसे कि जल धारा, तो जल पूर्व पद है और धारा उत्तर पद है। लोकप्रिय, लोक पूर्व पद है, प्रिय उत्तर पद है। उसी तरीके से अन्य उदाहरण, जैसे कि जल धारा समस्त पद को अलग करके लिखने पर होगा जल की धारा। जब किसी समस्त पद को अलग करके लिखते हैं तब उसे समास विग्रह कहते हैं। इसको समास विग्रह का रूप दिया जाता है और इसको सिर्फ समास कहते हैं। शब्द जो मिलता है हमें जलधारा, तो समास कहा जाता है। आप याद रखना इस चीज को। क्यों याद रखना? क्योंकि प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे कि समास विग्रह जो दिया है उसका समास पद लिखिए, और समास पद दिया है उसका समास विग्रह कीजिए। तो समास यानी क्या? तो समास यानी ये कि दो शब्दों को मिलाकर जो हमें एक शब्द मिला है उसको समास कहते हैं। यानी यहाँ पे जल एक, धारा दो, इन दोनों को जब हमने साथ में लिख दिया तो शब्द बना जलधारा। तो एक शब्द कौन सा बना हमारे लिए? जलधारा, तो इसको समास कहेंगे। और जल की धारा की विभक्ति जुड़ी है, इसीलिए वो बीच में अंतर उत्पन्न करती है, इसीलिए उसको समास विग्रह का रूप दिया जाएगा। ये चीज भूलनी नहीं है। प्रश्न ऐसे ही उसकी सूचना दी जाएगी और इस तरीके से ही आएंगे। उस वक्त बताने नहीं कोई बैठेगा कि समास किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं। समास का अर्थ ही होता है जो शब्द हमें मिला है, जो शब्द हमें एक ही मिला है उसको समास, और जो शब्दों का डिवाइडेड हो चुका है, जो शब्द बट चुके हैं उसको कहा जाता है समास विग्रह। जैसे संधि का विग्रह करते हैं, अलग करते हैं, उसको कहा जाता है विग्रह। विग्रह का अर्थ ही होता है अलग करना। सेकेंड पेज। उसी के आधार पर उन्होंने समस्त पद में आए शब्द को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। देखो परिभाषा में भी उन्होंने एक ही चीज बोली है कि समस्त पद में आए जो कुछ भी शब्द है उन शब्दों को जब हम अलग करने की प्रक्रिया करते हैं यानी अलग करते हैं तब उसको समास विग्रह कहा जाता है। विग्रह करना यानी अलग करना। किसे अलग करना? तो जो पर्टिकुलर दिया गया शब्द है उसको अलग करना। कैसे अलग करोगे? तो कुछ विभक्तियों का उपयोग करोगे, या तो फिर कुछ योजक चिन्हों का, या तो फिर योजक शब्दों का प्रयोग करके आप उसे अलग कर सकते हो। अब मैडम योजक शब्द कहाँ से लाए? तो आपकी शुरुआती में तीसरी लाइन में जो का, तथा, और, को, में, व जो दिया है वो कहते हैं योजक शब्द, उसको कहा जाता है योजक शब्द। वो किसी वाक्य में आप लगाओगे तो वो ऑटोमेटिकली अलग कैसे होता है वो आपको समझ में आएगा। वो यहाँ नहीं समझोगे, वो आगे उदाहरण में आप समझ पाओगे। लेकिन कहाँ से लाओगे? तो यहाँ पर्टिकुलर आपको कुछ योजक शब्द दिए हैं जिसे आपको याद रखने हैं। परिभाषा से समास विग्रह का अर्थ होता है अलग करके लिखना। जैसे कि आप बीती, आप यानी स्वयं एक शब्द, पर बीतना, बीती यानी बीतना यानी खुद पे व्यतीत होना, उस चीज को महसूस करना, उसको कहा जाता है कि आप बीती। लेकिन पर जो है वो लोप हो जाता है, विभक्ति जो है वो लोप हो जाती है। आप पर बीती शब्द बना आप बीती। फिर से, जैसे कि यहाँ पे हमें एक समास दिया, समास में हमें क्वेश्चन दिया
आप बीती। प्रश्न ऐसा पूछा गया कि दिए गए समास का समास विग्रह कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूंगी उसका समास विग्रह। तो आप है वो एक शब्द, बीती है वो दूसरा शब्द। इन दोनों के बीच मुझे विभक्ति लानी पड़ेगी। विभक्ति के लिए मैं जाऊंगी यहाँ पे कि आप यानी स्वयं, खुद, मैं, मेरे लिए, मेरे ऊपर। तो आप पर बीती। तो यहाँ पे पर जो है वो लोप हो जाएगा, गायब हो जाएगा, उसको कहा जाता है आप बीती। तो उसकी विभक्ति समास विग्रह क्या हुआ? आप पर बीती, उसका विग्रह हुआ वो। समास का अलग करना, दोनों पदों को अलग करना, दोनों शब्दों को अलग करना। किसे अलग किया हमने? यहाँ पे आप शब्द को अलग किया, बीती शब्द को अलग किया। बीच में क्या आया? विभक्ति आई। कौन सी विभक्ति आई? पर विभक्ति आई। ऐसी बहुत सारी विभक्ति आएगी जो पीछे उदाहरण में आपको मिलेगी। आगे इसी के आधार पर हम देखेंगे कि समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेदों के नाम भी याद करने हैं आपको, जैसे कि अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारण्य समास और बहुव्रीहि समास। इन समासों को जानना है। ठीक है, तो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था उस वक्त ट्यूसडे को, तो उसमें हमने देखा था, ट्यूसडे नहीं मंडे को, ट्यूसडे को, मंडे, चलो, अवयवी भाव समास। पहले तो बता दे कि अवयव किसे कहते हैं, तो उसके लिए मैंने एक डेफिनेशन आपके साथ शेयर की थी उस दिन के अवयव किसे कहा जाता है। तो कुछ ऐसे अवयव जो शब्दों के अंदर लिंग हो, कारक हो, वचन हो, क्रिया हो, उन शब्दों में जब कोई परिवर्तन नहीं आता तब उसको अवयव कहते हैं। तो अवयवी भाव समास के अंदर कोई परिवर्तन किस तरीके से नहीं आता है वो समझो। जैसे कि परिभाषा समझो पहले, जिस समस्त पद में पूर्व पद पहला प्रधान होता है यानी मुख्य होता है, और समास होने पर दूसरा पद ही अवयव हो जाता है, वो अवयवी भाव समास कहलाता है। यानी देखना, यहाँ पे यथा उस चीज का नाम दिया गया है, वो एक जनरली बात है। कोई भी चीज में यथा शब्द तब जुड़ता है जब आप में कोई कैपेसिटी होती है एक प्रकार की, तब। जैसे कि यथाशक्ति, तो पूर्व पद में कोई परिवर्तन नहीं आया और वो ना बदला जाएगा। शक्ति, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसीलिए यथाशक्ति का अर्थ होता है शक्ति के अनुसार। आप में कैपेसिटी है तो आप वर्क करो, वरना मत करो। सिंपल सी बात है। अभी तो लोग आपको ये भी बता रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं है, कर लेंगे, लेकिन आगे जाके जमाना इतना फ्लुएंटली आएगा ना, वो एक ही बार बोलेंगे करना हो तो करो वरना रहने दो। किसी के लिए कोई कुछ करता ही नहीं है। जो कुछ भी कोई भी इंसान हो वो अपने लिए ही सब कुछ करता है। आपके पेरेंट्स तो आपका माध्यम है कि आपको आगे ले जाने का माध्यम है, बाकी आप लोग भी अभी जो कुछ भी कर रहे हो ना वो आपके लिए कर रहे हो, ना किसी अन्य के लिए, खुद के लिए कर रहे हो। यानी अगर कैपेसिटी है तो वो करनी चाहिए, यानी शक्ति के अनुसार काम करना चाहिए। प्रतिवर्ष, प्रति का अर्थ हो गया हर, और वर्ष में कोई परिवर्तन नहीं आया, वर्ष एज इट इज रहेगा, वो अवयव है। ठीक है, इसीलिए कहा गया हर वर्ष, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, एवरी ईयर। आमरण, मृत्यु तक, पूरी जिंदगी, मृत्यु तक हम आपका साथ निभाएंगे। वाक्य। निर्विवाद, बिना विवाद। नी का अर्थ होता है कि कोई अड़चन नहीं है, कोई विवाद नहीं है, उसको कहा जाता है बिना विवाद के। भरपेट, पेट भरकर, पेट शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया और आएगा भी नहीं।
क्योंकि पेट है तो भरेंगे ना भाई। बेशक, बे यानी उपस्वर के आधार पर लेना है, जो यहाँ पे मैंने उस दिन भी बोला था आप लोगों को कि ये जितने भी यहाँ पे अवयवी भाव में जितने भी दिए हैं उसमें आगे के देखोगे ना तो सारे उपसर्ग है। आपका जो ग्रामर है ना वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और पीछे के जितने भी शब्द दिए वो सारे मूल शब्द हैं, और इन शब्दों को ही समास कहते हैं, और इन समास का विग्रह इसे कहते हैं। दूसरा भेद यहाँ तक हमने समझा था और आगे तो नहीं गए थे, इसीलिए आज भी नहीं जा पाएंगे, बराबर है। तो आगे के भेदों को तो हम बाद में ही देखेंगे, अभी तक अभी यहाँ तक देख लो, क्योंकि आगे तो सिर्फ उदाहरण दिए हैं और फिर बाद में फिर से भेद शुरू हो रहे हैं। चलो, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किस तरीके से पहचानेंगे हम, पहले वो क्लियर कर लेते हैं। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, समस्त पद यानी दिए गए पदों की बात है, उन पदों का उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और पूर्व पद की विभक्तियों का कारक चिन्ह का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जो पूर्व पद दिया है वो भी एज इट इज लिखा जाएगा, वो अपनी प्लेस चेंज नहीं करेगा, वो अपनी जगह नहीं बदलेगा, वो अपनी जगह पर ही रहेगा, अपने स्थान से नहीं हटेगा। लेकिन पूर्व पद की कोई विभक्ति दी है, या तो फिर कारक चिन्ह दिया है, या तो फिर आपको योजक शब्द दिया है, उसमें परिवर्तन आ सकता है। के लिए विभक्ति है, के विभक्ति है, कारक को याद करो, समास को जानने के लिए कारक, उपस्वर्ग, इन दोनों टॉपिक को आपको लेना पड़ेगा। द्वारा, इन सारी चीजें जो है वो विभक्तियों के आधार पर उसका लोप होता है। किस तरीके से लोप होता है, यहाँ पे देखो। राजपुत्र, तो राजपुत्र, तो राज यानी कौन, तो राज यानी कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई राज रखा है, वो वाला राज नहीं लेना, सीक्रेट वाला राज नहीं लेना है। यहाँ पे राज को परिवर्तन राजा शब्द के अंदर कर देना है, तो राज को हम बना देंगे राजा, और पुत्र को हम एज इट इज रखेंगे, राजा का पुत्र, उसको कहते हैं राजपुत्र। कहने का मतलब उत्तर पद जो पुत्र था वो प्रधान रहा, मुख्य रहा, पुत्र में कोई परिवर्तन नहीं आया, पुत्र शब्द में ना कोई परिवर्तन आया। राज में आ की मात्रा जुड़ी, उसके अंदर विभक्ति का जुड़ा, तो उसके अंदर का जो है वो क्या हुआ, लोप हो जाता है, उसका विभक्ति जो है वो हट जाती है। लेकिन कब हट जाती है, तो वो तब हटती है जब वो एक शब्द बनता है, जब वो समास का स्थान लेता है, तब तक तो आपको विभक्ति बतानी ही है। कैसे पता चलेगा कि कब हमें एक शब्द लिखना है तो कब हमें विभक्ति के साथ लिखना है, तो आपको कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि दिए गए शब्द को आप समास विग्रह कीजिए या तत्पुरुष समास का विग्रह कीजिए। प्रश्न दिया, सूचित किया जाएगा, सूचना दी जाएगी, तब पता चलेगा, तब तक नहीं। दूसरा, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति करनी है, शक्ति है तो भक्ति करनी है, शक्ति नहीं है तो भक्ति भी नहीं कर सकते, बराबर। तो देश एक शब्द है, भक्ति दूसरा शब्द है, तो देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, के लिए विभक्ति है। विभक्ति कब हटेगी, जब मूल शब्द लिखेंगे, तब एक वर्ड लिखेंगे तभी उसका लोप होगा, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज तो पर्टिकुलर वो आएगी ही।
राह खर्च, राह के लिए खर्च, राह यानी पथ, पथ यानी रास्ता, रास्ता यानी सड़क, राह में कुछ खर्चा चाहिए, उस खर्चे पाने के लिए कुछ चाहिए पैसे, तो राह के लिए खर्च, के लिए विभक्ति है, उसका लोप हो जाना, हट जाना, तो शब्द बनता है राह खर्च। मासी क्लास करवा बैठा, आज ऊभा तो थया नहीं, हूँ रोटली करी आपे तमने को। खुली सोसायटी છે ને એટલે એવું જ રવાય। तुलसीदास कृत, तुलसी द्वारा कृत, द्वारा भी एक क्या है, विभक्ति है। तुलसी एक रचयिता का नाम है, एक कवि का नाम है, एक कृतिकार का नाम है, जिन्होंने बहुत सारी कृतियों की रचना की है। तो तुलसीदास जो है, कृत, कृत का अर्थ होता है कृति, कृति यानी ऐसी कृतियों की रचना करना, ऐसे काव्यों की रचना करना जो प्रसिद्ध है। कहाँ पे? तो अपनी भाषा के अंदर। कौन सी भाषा में? तो हिंदी भाषा के अंदर। तुलसीदास कौन थे? तो तुलसीदास एक महान कवि थे, जिन्होंने हिंदी भाषा के अंदर बहुत सारी कृतियों की रचना की, बहुत सारे काव्य दिए जो बहुत प्रसिद्ध हुए, यानी साहित्यकार के रूप में उनको माना जाता है। यानी ये किसी नॉर्मल व्यक्ति का नाम तुलसी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तुलसीदास की बात की गई है, यानी हमें साहित्यकार की बात लेनी है, एक कविकार की बात लेनी है, और उन्होंने जो कृतियों की रचना की है, इसीलिए उनको तुलसीदास कृत कहा जाता है। तो उनका समास विग्रह होगा तुलसी द्वारा कृत, यानी तुलसी दास कृत, तुलसी द्वारा कृत। सराहत, सर है आहत, सर शब्द को ही परिवर्तन में नहीं लेना है, से जो है वो विभक्ति के रूप में चला जाएगा, वो होकर आहत शब्द का रूप ले लेगा, यानी दो पद भी यहाँ पे एज इट इज मिलते हैं, कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन इसकी विभक्ति कब हटती है? जब उसका शब्द समास के तौर पर लिखना रहता है तब। वीडियो ओपन करो। हाँ, बहुत सारे। नहीं भाई, तू अक्सर सुना मत कर ना, तू चालू रख भाई, उतना टाइम ही नहीं बचा।
ओके, तो वापस होस्ट बना दे। क्लास चालू हो जाएगी आपकी, है ना, दूसरी। तो चलो आगे हम आगे की क्लास देखें, बराबर। और पुरुष समास को मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, ऑडियो वीडियो दोनों है, तो मैं शेयर कर देती हूँ, देख लेना, बराबर। ओके, बाकी आगे का बाद की क्लास में देखेंगे, अभी पॉसिबल नहीं है।